हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत का भूगोल के अंतर्गत अपवाह तंत्र के पार्ट 2 को देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राक्षसताल या राक्षसताल झील में है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में बहते हुए शिवकिला के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गाज का निर्माण करती है। यह भारत में व्यास नदी के जल को एवं पाकिस्तान में रावी, झेलम तथा चिनाब के जल को संग्रहित कर मिठनकोट, जो कि पाकिस्तान में है, के निकट सिंधु से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। अब है नेक्स्ट सोन नदी। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के सहरौल जिले में अमरकंटक के पास से हुई है। सोन नदी मध्य प्रदेश में उद्गमित होकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से प्रवाहित होते हुए पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। सोन की प्रमुख सहायक नदी रिहंद और उत्तरी कोयल है। कोसी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाई स्थान से निकलती है। कोसी की लंबाई 720 किलोमीटर है। भागलपुर के समीप यह गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी की 7 धाराएं हैं, जिनमें अरुणा प्रमुख है। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियां बराकर, जमुनिया एवं बरकी आदि है। दामोदर नदी रूपनारायण नदी के जल को संग्रह करती हुई कोलकाता के 55 किलोमीटर दक्षिण में हुगली से मिल जाती है। दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। एडन नहर वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल बन गई है। हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। इसे वेदावस्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है। वेदा और अवस्थी नदी सहाद्री से उद्गमित होकर पुरा के पास मिलकर वेदावस्ती कहलाती है। झेलम नदी हिमालय पर्वत श्रृंखला में पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई वुलर झील में मिलती है। श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। झेलम और रावी पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम की सहायक नदी किशन गंगा है, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ का रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है। अब है नेक्स्ट श्योक नदी। श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। ऐसे साक्ष्य हैं कि प्राचीन काल में मध्य एशिया के यारकंड से लद्दाख के बीच व्यापार इसी नदी से होता था। जास्कर नदी जास्कर श्रेणी में गहरे गाज का निर्माण करते हुए कठोर चट्टानी भागों से होकर बहती है। यह पहले उत्तर फिर पूर्व की ओर बहते हुए अंततः नेमू में सिंधु नदी के से मिल जाती है। इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश बना, की सीमा पर सरजू के उच्च
अक्षांशीय पठारी भाग से होती है। जास्कर नदी की कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। नेक्स्ट है सिप्ती नदी। सिप्ती नदी लगभग 4551 मीटर ऊंचे कंजुम दर्रे से निकलती है। 60 मील बहने के पश्चात यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नामगिया गांव के पास सतलज नदी में मिल जाती है। अब आगे है काली नदी। काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले के डिग्गी गांव से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 184 किलोमीटर है। नेक्स्ट है संकोश नदी। संकोश नदी उत्तरी भूटान से उद्गमित होकर असम और पश्चिमी बंगाल के बीच सीमा बनाती है। असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। आगे है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर खांडू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। यह नदी नरबाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती है। खंभात की खाड़ी में यह गिरती है। नेक्स्ट है मीठी नदी। मीठी नदी मुंबई स्थित बिहार झील के अधि प्रवाह से उद्गमित होती है। यह 2 किलोमीटर के प्रवाह के बाद इसमें पोवई झील का पानी भी अधि प्रवाह के चलते मिल जाता है और यह कुल 18 किलोमीटर की दूरी तय कर माहिम खाड़ी के पास अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है तेल नदी। तेल नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। आगे है कपिली नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। आगे है कामरूप नगर इसी नदी पर अवस्थित है। अब है सिंधु नदी। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट होता है और यह अरब सागर में मिल जाती है। वहीं झेलम नदी बेरीनाग झरना जो कि जम्मू और कश्मीर में है उद्गमित होती है और यह चिनाब नदी में पाकिस्तान में मिल जाती है। नेक्स्ट है चिनाब नदी। यह बड़ा लाचा दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश में निकलती है और यह सतलज नदी में पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। वहीं नेक्स्ट है रावी नदी। यह रोहतांग दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश में निकलती है और यह पाकिस्तान में चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है ब्यास नदी। यह व्यास कुंड रोहतास दर्रा से उद्गमित होकर सतलज नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है सतलज नदी। यह राकसताल तिब्बत में निकलती है और यह सिंधु नदी में मिठनकोट पाकिस्तान में मिल जाती है। नेक्स्ट है लोनी नदी। लोनी नदी अरावली श्रेणी से निकलती है और यह कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है। वहीं माही नदी यह मध्य प्रदेश में निकलती है और खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। अब है इसके प्रश्न कोश। तो आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात सतलज। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गाज का निर्माण करती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? तो इसका उत्तर है ए और सी अर्थात जम्मू एवं कश्मीर में और उत्तराखंड में। दूध गंगा नामक नदियां जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती है। अतः इस प्रश्न का उत्तर ए एवं सी दोनों सही होगा, परंतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसमें विकल्प ए को सही माना था। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात ए और बी दोनों अर्थात गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। ये सभी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा तथा
ब्राह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, तेल नदी। तेल नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां कोयना, यरला, डीना, वर्णा, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा तथा तुंगभद्रा है। तेल नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। अब अगला प्रश्न है, हंगरी सहायक नदी है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात तुंगभद्रा की। हंगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात शहडोल जिले में अमरकंटक। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से हुई है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए और इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा में आधार पर क्रम स्थापित करने पर सही अनुक्रम होगा। तो इसका उत्तर है ए अर्थात सबसे उत्तर में किशनगंगा, फिर नीचे आएगा दक्षिण की ओर तो गंगा मिलेगी, और नीचे आएगा वेदगंगा, और फिर लास्ट में पेनगंगा मिलेगी। अतः उपयुक्त नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर सही क्रम इस प्रकार है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात व्यास नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी और यमुना नदी। अब अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में प्रदर्शित 1, 2, 3 और 4 से अंकित नदियां क्रम सी है कौन कौन सी? तो आपको बतलाना है। तो इसका उत्तर है सी अर्थात 1 का मतलब गंडक, 2 गंगा, 3 गोमती और 4 घाघरा। भारत के अफवाह मानचित्र को देखने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि 1, 2, 3 और 4 से अंकित नदियां इस प्रकार है। अब अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है। तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें और यहाँ से इसके कूट को मिलाएं। तो इसका सही उत्तर है ए। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। विश्व दोआब ये नदियां हैं ब्यास तथा सतलज के मध्य, वहीं बारी दोआब है रावी तथा व्यास के मध्य। रचना दोआब यह है रावी तथा चिनाब के मध्य, और चाच दोआब यह है चिनाब तथा झेलम के मध्य। अब अगला प्रश्न है, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात एडन नहर। एडन नहर वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। यह 65 किलोमीटर लंबी है और लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि को सींचती है। अब अगला प्रश्न है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है? तो इसका उत्तर है बी हुगली। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। हुगली नदी गंगा नदी की वितरिका है। अब अगला प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। अब अगला प्रश्न है, राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो इसका उत्तर है दामोदर और भेरा नदी के संगम पर। रांची से 80 किलोमीटर दूर रामगढ़ चित्रापुर रोड पर स्थित राजरप्पा एक शक्तिपीठ है। राजरप्पा दामोदर एवं भैरवी या भेरा नदियों के संगम पर अवस्थित है। यहाँ स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध और हिंदू तीर्थ स्थल का एक प्रमुख स्थान है। यह मंदिर बहुत पुराना है और इसका वास्तुशिल्प डिजाइन तांत्रिक महत्व के अन्य मंदिरों के समान है। अब अगला प्रश्न है, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात दामोदर।
निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी के निर्माण का संबंध दामोदर घाटी से है। अब अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो इसका उत्तर सी अर्थात दामोदर। उपयुक्त विकल्पों में सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात लूनी नदी। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। प्रारंभ में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है तथा पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरस्वती के इसमें मिलने के बाद यह लूनी नदी कहलाती है। अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, परंतु बाड़मेर के बलौतरा में पहुंचकर इसका जल लवणीय या खारा हो जाता है, जो कि यहाँ इसके प्रवाह मार्ग की सतह के लवण समृद्ध होने के कारण होता है। यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इस प्रकार यह एक भूमि बंधित नदी है। जल के खारेपन के कारण ही इसका लूनी नाम पड़ा है। यह नाम संस्कृत शब्द लवनावती से व्युत्पन्न है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? तो इसका उत्तर सी अर्थात लूनी नदी। अब अगला प्रश्न है, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। अब अगला प्रश्न है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है बी घग्गर नदी। अब अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है किसने? तो इसका उत्तर है सी अर्थात कोशी नदी ने। कोशी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के कारण विशेष रूप से जानी जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपने प्रवाह मार्ग को बदला है। अब अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात कोशी नदी। अब अगला प्रश्न है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात बंगाल की खारी। खारी नदी चंबल की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी और यमुना गंगा की सहायक नदी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? तो इसका उत्तर सी अर्थात कोसी नदी। कोसी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है। यह पूर्वी नेपाल में गोसाई स्थान से निकलती है। अब अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका उत्तर सी गंडक। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया और आपदा की स्थिति उत्पन्न की? तो इसका उत्तर सी कोसी नदी ने। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। वर्ष 2008 में बिहार में कोसी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं बाढ़ रूपी आपदा की स्थिति उत्पन्न की। अब अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात उत्तर में श्योक, नीचे जब दक्षिण की ओर आएगा तो उसके बाद मिलेगा जास्कर, सिप्ती और सतलज। अब अगला प्रश्न है, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो इसका उत्तर है मयूराक्षी नदी। संथाल परगना में दुमका के
हिजला नामक स्थान पर जनजातीय मेला लगता है। हिजला मयूराक्षी नदी के तट पर अवस्थित है। अब अगला प्रश्न है, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य और नदियों के नाम हैं, तो इसका उत्तर है बी अर्थात उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश का केन एवं बेतवा नदी। केन बेतवा लिंक परियोजना पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और केंद्र सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री प्रिय रंजन दास मुंशी के मध्य 25 अगस्त 2005 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अब अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई, तो इसका उत्तर है डी अर्थात बेतवा नदी पर। राजघाट नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से 22 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थित है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है, तो इसका उत्तर है डी अर्थात राजघाट बांध। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, तो इसका उत्तर डी अर्थात केवल 3 सुमेलित है, अर्थात मानस सहायक नदी है किसका, तो इसका उत्तर है ब्रह्मपुत्र का। चंबल नदी माहू अर्थात मध्य प्रदेश के निकट जना पाव पहाड़ी से निकलकर इटावा के समीप यमुना नदी में विलीन होती है। सोन नदी रामनगर दानापुर में गंगा में मिलती है। स्पष्ट है कि युग्म 1 एवं 4 सुमेलित नहीं है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, अतः युग्म 3 सुमेलित है। अब अगला प्रश्न है, कथन ए काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। कारण आर है, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर ऊंचा पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है, तो इसका उत्तर है डी अर्थात ए गलत है परंतु आर सही है। काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रेणी में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक के डिग्गी गांव से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 184 किलोमीटर है, अतः कथन ए गलत है। कारवार एवं कैगा इसी नदी के किनारे स्थित है। इस नदी में मैग्नीज ऐश के घुले होने के कारण यह प्रदूषित है। वहीं नेक्स्ट है, दक्कन पठार आमतौर पर नर्मदा नदी से कुमारी अंतरिक्ष और पश्चिम में अरब सागर से पूर्व में बंगाल की खाड़ी के मध्य विस्तृत है। इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 मीटर है। अरब सागर तट के समानांतर पश्चिमी घाट उच्च पर्वतीय विस्तृत क्षेत्र है और पूर्व की ओर ढाल की प्रवणता मंद होती जाती है। पश्चिम घाट से पूर्व की ओर निकलने वाली सभी बड़ी नदियां ढाल का अनुसरण करते हुए बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है, अतः कारण आर सही है। अब अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, तो इसका उत्तर है ए अर्थात चिनाब पर। अब अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी सेतु स्थित है, तो इसका उत्तर है ए बिहार में। महात्मा गांधी सेतु बिहार में पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 5.575 किलोमीटर लंबा निर्मित नदी पुल है। इसे औपचारिक रूप से मार्च 1982 में खोला गया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो इसका उत्तर डी अर्थात सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है। कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट यह स्थित राकसताल झील में यह उद्गमित होती है। यह पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए शिवकिला से भारत में प्रवेश करती है। अब अगला प्रश्न है, कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, तो इसका उत्तर डी अर्थात ब्रह्मपुत्र। कपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है।
कामरूप नगर इसी नदी पर अवस्थित है। अब अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर ले। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। तो गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी, गोदावरी नदी की सहायक नदी है मंजरा नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा नदी और यमुना नदी की सहायक नदी है केन नदी। तो आशा करता हूँ आपका प्रश्न का उत्तर सही होगा। अब अगला प्रश्न पुनः आपको मिलान करने वाला है, तो आप लोग प्रश्न को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़कर मिलान कर ले। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। तो इसका सही उत्तर है कृष्णा की सहायक नदी भीमा है, वहीं ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी तीस्ता है, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है और यमुना की सहायक नदी चंबल है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात लूनी नदी राजस्थान में बहती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है सी चंबल। पूर्ववर्ती नदियों के समान ही पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियां अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती, अर्थात वह स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती है। भारत में चंबल और सोन नदियाँ इसकी अच्छा उदाहरण है। अब अगला प्रश्न है, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। संकोच नदी असम एवं पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो इसका उत्तर है सी माही नदी। माही नदी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब अगला प्रश्न है, किशन गंगा एक सहायक नदी है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात झेलम की। किशन गंगा झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अब अगला प्रश्न है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात बिहार झील से। मीठी नदी मुंबई स्थित बिहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है। अब अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर इसका मिलान कर लें। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी उद्गमित होती है, वहीं वेरी नाग सोता से झेलम नदी उद्गमित होती है, वहीं महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है और छोटा नागपुर का पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात दामोदर नदी। प्रश्नगत नदियों में से दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। यह झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में खमरपाट पहाड़ी से निकलती है। यह हजारीबाग पठार एवं रांची पठार के मध्य प्रवाहित होते हुए भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।